अच्छा जी बेटा, ये मिड टर्म का क्वेश्चन था 7, जो कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर पे था। जी। तो ये जो क्वेश्चन था, इसमें उसने मांगा हुआ था कि इनकम स्टेटमेंट बनाई डायरेक्ट कॉस्टिंग से। डायरेक्ट कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग को कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो नोट कर लें। डायरेक्ट कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग को कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो उसने मार्जिनल से और एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट मांगा था, और दोनों के प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना था। तो अगर क्वेश्चन के डेटा पर देखें, तो उसने आपको दिसंबर के मंथ का डेटा दिया है। नॉर्मल कैपेसिटी प्लांट की दी है पर मंथ और पर एनम भी। और नीचे ये फिक्स्ड एफओएच पर एनम भी दिए हैं। लेकिन हमने क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर सॉल्व करना है। जी, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसमें मंथली डाटा यूजफुल होगा। ये जो 6 लाख है, इसको 12 पे तकसीम करेंगे तो पर मंथ डाटा लेके चलेंगे। और ये फिक्स्ड एफओएच का रेट पर यूनिट पे भी निकाल के दिया हुआ है। फिक्स सेलिंग भी पर एनम है, तो इसको भी पर मंथ पे कन्वर्ट करना था। अगर नहीं किया था तो गलत था। जी, ये एजम्पशन है, ये पर मंथ पे ही है। बाकी यूनिट्स का डेटा मुकम्मल दिया हुआ है। ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। ये एक्चुअल मटेरियल लेबर वेरिएबल एफओएच है। फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस इसमें आना था, वो भी एब्जॉर्प्शन में। अजान हो रही है, मैं बताता हूँ, अभी 1 मिनट ठहर जाए। इसका सोल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सोल्यूशन जरा चेक कर लें, क्वेश्चन पेपर सामने रख के।
जी बेटा, अजान हो रही थी इसलिए मैं खामोश था। तो ये हमारा क्वेश्चन जो मिड टर्म का था, इसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी हुई है। किसी बच्चे को इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट पर यूनिट सेम ली है, क्योंकि पिछले साल की कॉस्ट या पिछले महीने की कॉस्ट नहीं बताई हुई। तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये जो कॉस्ट है 12 रुपए वेरिएबल और 1 रुपया 25 पैसे फिक्स, ये पिछले महीने और अगले महीने सेम रही होगी। तो ये नवंबर के मंथ से आई है और ये दिसंबर के मंथ में 13.25 की कॉस्ट पर यूनिट है। तो ये फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब है। एक्चुअल और एब्जॉर्ब को माइनस किया तो ये अंडर एब्जॉर्ब आया हुआ है। अंडर एब्जॉर्ब 47,500 है और एक्चुअल जो फिक्स्ड एफओएच है वो 50,000 पर मंथ है। एक्चुअल ना बताए हो तो मैंने क्वेश्चन में कहा था जो ये होंगे ये बजटेड भी होंगे और यही एक्चुअल होंगे। ये जो क्वेश्चन में 50,000 रुपए पर मंथ बन रहे हैं, यही बजटेड फिक्स कॉस्ट है रेट के लिए, और यही एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच है फॉर वेरिएंस। ये पहले ही पर मंथ था 8,000। मैंने कहा ये पहले ही पर मंथ है, 8,000 रुपए नहीं लिखा हुआ तो पर मंथ है, और जिसके साथ पर एनम लिखा हुआ है उसको पर मंथ पे कन्वर्ट किया है। तो ये एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट थी। अब उस एग्जाम्पल आपने इनको इकट्ठा सॉल्व कर लिया है तो ये 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे इकट्ठे। जो चीज आपकी गलत है उसके नंबर कट जाएंगे। जी, कोई कॉम्प्लेक्स वर्किंग कुछ नहीं था, सीधा सीधा सवाल था और ये पास होने के लिए था। हाँ जी, 16 नंबर मुफ्त के थे। ये 16 में से भी आपको को 12 से 14 नंबर हर स्टूडेंट ले सकता था, लेकिन इसमें भी लोगों के नंबर बहुत कम आए हैं। बताऊंगा मैं। ये आसान सवालों में से एक सवाल था। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल जो है, इसमें भी लोगों ने नंबर लूज किए हैं। कईयों की इन्वेंट्री गलत है, कईयों का वेरिएंस गलत है, मार्जिनल का फॉर्मेट गलत है। कई बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट अपनी मर्जी से बनाया है कि मैं प्यो दा पुत्तर ही नहीं कि सर दा फॉर्मेट फॉलो करा, मेरा अपना ही फॉर्मेट है ते मैं नवीं चीज़ां ईजाद करन टुरिया। तो वो बच्चों ने अपना ही को फॉर्मेट ईजाद करने की कोशिश की है और वो गलत है, कटवा बैठे नंबर अपने। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल सेम आती है, आधा नंबर मुफ्त का कॉपी करने का। ओपनिंग स्टॉक यहाँ 13.25 रुपए से था, 13 रुपए 25 पैसे। यहाँ 12 रुपए से आना है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पे आना है। 12 रुपए पर यूनिट इंटू 2,000, तो 24,000 का क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल वेरिएबल होता है, लेबर है, और ये फिक्स्ड एफओएच नीचे एक्चुअल 50,000 रुपए लिख देने हैं। सेलिंग एडमिन वही है, ये मेरा ख्याल है फिक्स सेलिंग एडमिन ये है। वेरिएबल सेलिंग एडमिन 8,000 है। तो ये माइनस करें तो प्रॉफिट आता है, वो कट गया है 268 का। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट है 2,68,000। मिड टर्म आपको रिटर्न हो जाएंगे, मैंने रिव्यू करने हैं। हाँ जी, टेबल पे पड़े हुए हैं वहां पे। इसी वीक में अगला जो आ रहा है उसमें दे देंगे, टेबल पे पड़े हुए रिव्यू करके दूंगा। कि आपने क्या क्या फनकारियां लगाई हैं। हाँ जी, तो फेल भी है लोग, पास भी हैं, अच्छे नंबर भी हैं कईयों के। तो पढ़ने वाले लोग भी हैं और कुछ नकट्टू भी हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का था, ये सिंपल क्वेश्चन था जी बेटा, इसमें किसी को प्रॉब्लम? तो ये आपका एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट मार्जिनल से टैली करके दिखाया हुआ है, 1.5 नंबर इसका है, 3 नंबर की ये है। आपने इसमें कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो आपका?
हाँ, जो पैनिक होगा भाई वो पेपर में भी होगा, और पास नहीं हो सकता फिर वो। जिसने पैनिक कर दिया वो फेल हो जाएगा, कंफर्म है। हाँ जी। कोई सवाल पूछना हो आपने बच्चों? ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम पूछनी हो, वैसे इसमें कोई एम्बिग्विटी थी ही नहीं। तो बच्चों वाला सवाल है, बट ठीक है। सिंपली फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना था और नंबर भी ज्यादा थे। अच्छा, आगे चलते हैं। कल आपको मैंने एग्जाम्पल्स दी थी। हाँ जी, कल मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी करने के लिए, कि ये एग्जाम्पल किसी ने। हाँ जी, एग्जाम्पल्स किसी ने किए हो। तो जो आपने एग्जाम्पल्स की हैं, जरा उसकी पीडीएफ बना के व्हाट्सएप में भेजें सब बच्चे। पीडीएफ बना के भेजें जल्दी से। एग्जाम्पल्स की कैम स्कैनर से पिक्चर लेके जो आपने सॉल्यूशन किया है, उसकी पीडीएफ बना के भेजें जरा। एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल पिक्चर नहीं भेजनी, पीडीएफ बना के कलेक्टिवली भेजें मुझे जरा। सब बच्चे व्हाट्सएप में भेजें, प्राइवेटली नहीं भेजना, ग्रुप में भेजें। ग्रुप में भेजें, प्राइवेटली नहीं भेजना, पीडीएफ की फॉर्म में। हाँ जी, ऊपर अपना नाम लिख दीजिएगा जरा, वो पेज पे जिस पे आप भेज रहे हैं। हाँ जी, शाबाश। एग्जाम्पल्स भेजे जनाब। जिसने जिसने की है, बाकियों की छुट्टी कराएंगे। नाम नहीं भेजना, एग्जाम्पल्स भेजनी है बेटा। फलक नूर। अच्छा। ये तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही।
हाँ जी। जी बेटा, आपकी एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। चलो, की हुई है लेकिन आपने, ठीक है। ये बिल्कुल मुझे लगता है को पानी शानी गिरा दिया आपने, चाय गिरा दी है इसके ऊपर। पेंसिल से किया, अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ जी, बाकी हजरात। मैंने व्हाट्सएप पे बताया था एग्जाम्पल 1.1 से लेकर 2.3 तक करनी है। तो जिन्होंने किया है वो भेज दे, बाकी जिन्होंने नहीं की वो छुट्टी करें। लेक्चर भी नहीं मिलेगा आज उन्हें। मैंने कल कहा था कमांडो एक्शन होगा। प्राइवेटली मुझे मैसेज नहीं करना। प्राइवेट मैसेज नहीं करना, ग्रुप में भेजें। प्राइवेट मैसेज नॉट अलाउड। हाँ जी, ये आयशा नूर है, उनकी कोई आई है। वो कुछ समझ आ रही हैं, काफी हद तक समझ आ रही हैं, मतलब क्लैरिटी है, ठीक है। लाने शाने तो टेढ़ी मेढ़ी हैं, कोई नहीं। तो ये जो आयशा नूर हैं, इन्होंने जो एग्जाम्पल भेजी हैं, ये जो ऐसे भेज रहा है, ये कौन पागल है बच्चा जो वैसे ही पिक्चर भेज जा रहा है, जे डॉट। ओ गोंगलू बच्चे, पीडीएफ का था। और शुडुल, बेइज्जती डायरेक्ट लाइव रिकॉर्ड हो रही है आपकी। हाँ भी, जे डॉट। बेटा पीडीएफ बना के भेजनी है, देखा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੋਤਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ चीज ਆ। बेटा घोड़े और गधे में फर्क है, ध्यान से सुने। मैंने कहा पीडीएफ बना के भेजे, पीडीएफ। तो बैच 1 के बॉयज में से अभी तक किसी ने नहीं भेजा। बैच 1 की गर्ल्स में से 2 ने भेजा है। तो जिन्होंने भेजा है उनको मैं सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ, बाकियों की छुट्टी। पूरी एग्जाम्पल नहीं भेजी भाईजान आपने, ये जो भी हैं। साकिब साहब, एम साकिब। अच्छा है जी, इसके बाद ये किसकी आई है एग्जाम्पल? अब बंदे ने को नाशा ही नहीं लिखा। हाँ जी, 138041 की ना है पाए ਤੁਹਾਡਾ? जे डॉट, अच्छा। जे डॉट कितनी एग्जाम्पल की है जे डॉट ने? पूरी नहीं की, इनकम्प्लीट, गुड। छुट्टी करा दी है ਤੁਹਾਡੀ? साकिब साहब ने भी मुकम्मल नहीं की। अच्छा ठीक है, की हुई है, सॉरी सॉरी। हाँ सही है साकिब, सॉरी यार। वो आपका पेज ओपन नहीं हो रहा था। 2 बच्चे हैं जिन्होंने किए हैं बॉयज में से, तो बाकी की छुट्टी कराने लगा हूँ। बाकियों को चढ़ी कराने लगा। काइंडली वेट। चले नमाज पढ़ ले, 10 मिनट बाद आते हैं। स्कैन कर रहे हैं ना आप? 4:10 पे शुरू करते हैं दोबारा क्लास। आप स्कैन करके पीडीएफ भेज दें मुझे। 4:10 के बाद वाली जो भी भेजेगा वो काबिल कबूल नहीं है। नमाज पढ़ लें, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो पीडीएफ बना लें। अच्छा, मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूंगा एग्जाम्पल टैली करने पर।
क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं कर रहे तो आपका मसला है। जिन बच्चों ने किए हैं वो मुझसे इंडिविजुअली फिर कॉल करके व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी क्लास में वो एग्जाम्पल डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि मेजोरिटी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, आ जाते हैं जनाब, मटेरियल की एडिशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ये जरा गौर से सुन लें। अगर वो क्वेश्चन में कहता है मटेरियल इज एडिड, मटेरियल इज एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, अगर वो क्वेश्चन में ये कह दे कि मटेरियल इज एडिड एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, चाहे प्रोसेस 1 में कह दे चाहे प्रोसेस 2 में कह दे, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा हो कि कंपनी जो है वो मटेरियल बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस पे ऐड कर देती है, तो इसका मतलब होता है कि जो आपके एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट्स हैं उन पे मटेरियल 100% कंप्लीट हो चुका हुआ है, क्योंकि मटेरियल शुरू में ही लग जाता है। आंसर नहीं है इसके बेटा, इसीलिए तो आपको करने के लिए दिया है। इस एग्जाम्पल के आंसर नहीं है मेरे पास, और वो बच्चे ही 4 दफा टैली करते आए हैं, तो जो नहीं करते वो रह जाते हैं, फिर वो नहीं कर पाते ये एग्जाम्पल्स। इनका आंसर मैंने बनाया नहीं जानबूझ के। अच्छा, तो मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस हो तो एक्चुअल आउटपुट 100% होगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे बताएं मटेरियल कितने परसेंट लग चुका होगा, आप बताएं। कंप्लीशन रेट मुझे बताएं जरा। अगर मटेरियल बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस पे लग चुका है, शुरू में ही सारा मटेरियल लग चुका है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे मटेरियल कितने परसेंट काउंट कंसिडर करेंगे हम? जी बिल्कुल, 100%। और एबनॉर्मल लॉस या गेन वाले यूनिट्स पे भी मटेरियल 100% कंसिडर होगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में उसने लिखा हो मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, तो फिर उसका मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस, तमाम यूनिट्स पे मटेरियल को 100% कंप्लीट समझना है, ये याद रखिएगा। अगर उसने ये लिखा हो नंबर 2 स्टेटमेंट, मटेरियल इज एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस या एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग या एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसिंग, जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाती है तब मटेरियल ऐड होता है। ये नॉर्मली पैकिंग मटेरियल टाइप होता है, तो ये प्रोसेस 2 में कई दफा होता है, लेकिन प्रोसेस 1 में भी कह सकता है। अगर वो ये कह दे मटेरियल इज एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग या एट द एंड ऑफ प्रोसेस, तो फिर आपने क्या काउंट करना है? जी, मटेरियल इज एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, अगर ये लिखा हुआ है तो एक्चुअल आउटपुट पे ये मटेरियल फिर भी 100% काउंट होगा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पे ये मटेरियल बिल्कुल ऐड नहीं हुआ हुआ, उस पे 0% काउंट होगा। एबनॉर्मल लॉस गेन के लिए आपको इंस्पेक्शन स्टेज चेक करनी पड़ेगी। एबनॉर्मल लॉस या गेन वाले यूनिट्स पे इंस्पेक्शन स्टेज चेक करनी पड़ेगी।
मिसाल के तौर पर अगर आपकी इंस्पेक्शन एंड पे हो रही है तो लॉस एंड पे पकड़ा जा रहा है, इस पे मटेरियल लग चुका हुआ है। अगर इंस्पेक्शन 80% पे हो रही है, 70%, फिर इस पे ये नहीं लगा होगा। जी, इसमें आपको इंस्पेक्शन स्टेज चेक करनी पड़ेगी। अगर इंस्पेक्शन दरमियान में हो रही है, जी, फलक कहती हैं सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वालों पे 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्लोजिंग वाले कभी भी मुकम्मल हुए नहीं होते, ना मुकम्मल यूनिट्स होते हैं। और ये वाला मटेरियल एक खास किस्म का मटेरियल है जो मुकम्मल यूनिट्स पे ही लगता है, ना मुकम्मल पे नहीं लगता। इसका ये मतलब है। ठीक है। क्लोजिंग वाले यूनिट ना मुकम्मल होते हैं ना बेटा, तो ना मुकम्मल यूनिट पे नहीं लगता, मुकम्मल यूनिट्स पे लगा होता है। तो एबनॉर्मल लॉस के केस में आपने देखना है, अगर इंस्पेक्शन एंड पे हो रही है तो फिर आपने 100% काउंट करना है। और अगर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग में हो रही है, ड्यूरिंग प्रोसेस इंस्पेक्शन हो रही है, फिर ये वाला मटेरियल लॉस वाले यूनिट पे नहीं लगा हुआ। आपको इंस्पेक्शन स्टेज देखनी पड़ेगी। अगर इंस्पेक्शन एंड पे हो रही है तो मुकम्मल होके यूनिट जाया हुआ है, तो फिर मटेरियल ये वाला भी लग चुका होगा। और अगर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हो रही है तो फिर वो यूनिट नामुकम्मल ही कबाड़ी को बेच दिए जाते हैं। फिर उस केस में ये वाला मटेरियल जो एंड ऑफ द प्रोसेस वाला है ये ऐड नहीं किया जाता। जी, यानी ड्यूरिंग प्रोसेस इंस्पेक्शन पे ये मटेरियल नहीं लगा, एंड ऑफ द प्रोसेस इंस्पेक्शन पे लग चुका है। अच्छा जी, अगर उसने ये लिखा हो, मटेरियल इज एडेड, क्लोजिंग वालों पे मटेरियल नहीं लगा हुआ ना बेटा, 0% का मतलब है नहीं लगा। अगर मटेरियल बिगिनिंग पे लिखा हो तो सब पे लग चुका है। अगर एंड ऑफ प्रोसेस पे लिखा हो तो आउटपुट पे लग चुका है, क्लोजिंग पे नहीं लगा। एबनॉर्मल लॉस गेन के लिए इंस्पेक्शन स्टेज चेक करें। अगर वो कहते हैं मटेरियल इज एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन, फातिमा आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। माइक ऑन करके पूछे क्या सवाल पूछ रहे हैं। जी, आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, क्या सवाल है? टुकड़ों में सवाल पूछ रहे हैं, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, क्या सवाल है बताएं। अनम्यूट किया हुआ है बेटा। जी, किया हुआ है। जी, जी बताएं।
सर ये जो इंस्पेक्शन लग रही है, जो हमने इंस्पेक्शन चेक कर रहे हैं, एंड पे लग रही है 100% और ड्यूरिंग पे 0%, इसमें जो मटेरियल लग रहा है वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस वाला लग रहा है। ये समझ नहीं नहीं, आ रही, मटेरियल आप कौन सा कह रहे हैं उसका? पैकिंग मटेरियल हो सकता है, कोई मतलब कोई केमिकल भी वाला मटेरियल, कोई भी हो सकता है बेटी। जो एक्चुअल क्लोजिंग एक आउटपुट में अलहदा चीज है, ये अलहदा चीज है, ये अलहदा चीज है, ये अलहदा कॉलम है। इसको इसके साथ मिक्स कर रहे हैं को तो गलत बात है। मतलब जो मटेरियल लगेगा वो कोई भी मटेरियल लग सकता है, मतलब वो जरूरी नहीं कि क्लोजिंग में भी कोई हो। भी लग सकता है, कोई भी लग सकता है बेटा। ठीक है, कोई भी ओके। मटेरियल होगा, अगर वो कह दे एट द एंड ऑफ प्रोसेस है, तो आपने कंप्लीशन रेट क्या काउंट करना है, मैं ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट्स पे 100% कंप्लीशन काउंट करनी है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स पे 0% ये मटेरियल कंप्लीट काउंट करना है। जो एंड पे लग रहा है, पता नहीं कौन सा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है एंड पे। और अब नॉर्मल गेन लॉस वाले यूनिट पे देखना पड़ेगा कि इंस्पेक्शन स्टेज कब इंस्पेक्शन की है उनकी, यानी लॉस कब पकड़ा गया है। लॉस एंड से पहले पकड़ा गया है तो फिर लॉस वाले यूनिट पे वो मटेरियल नहीं लगाया, इसका ये मतलब है। लॉस वाले यूनिट पे वो मटेरियल नहीं लगा, जो भी है वो। अगर वो कहते हैं मटेरियल इज एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन, तो आउटपुट वाले यूनिट्स पे तो ये मटेरियल 100% लग चुका होगा। लॉस वाले यूनिट पे मटेरियल 0 लगा होगा आफ्टर इंस्पेक्शन अगर कहा हो। और इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कंप्लीशन स्टेज इंस्पेक्शन से आगे है या पीछे है। मसलन हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं 80% पे, अगर हम इंस्पेक्शन 80% कंप्लीट होने पे करते हैं और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 90% पे आ चुका है, इसका मतलब है कि ये 80% को तो दोनों एलिमेंट क्रॉस कर चुके हैं ना, तो ये मटेरियल फिर लग चुका होगा इसके ऊपर। जी, मतलब अगर वो क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 90% कंप्लीट है और इंस्पेक्शन 80% पर है, इसका मतलब है कि आपने ये वाले क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पे मटेरियल ऐड कर दिया हुआ है, क्योंकि इसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है। और अगर इसकी परसेंटेज हो 60%, तो ये 80% से आगे नहीं आया। तो ये मटेरियल में 2 से 3 सिचुएशन है, फिलहाल अभी 3 मैंने बता दी हैं। पहली क्या है, पहली क्या है, अगर मटेरियल बिगिनिंग पे कहा हो तो तमाम यूनिट्स पे 100% कंप्लीट काउंट करना है। एंड पे कहा हो तो आउटपुट पे कंप्लीट काउंट करना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पे 0% करना है। और एबनॉर्मल लॉस गेन के लिए रट्टा नहीं लगाना, इंस्पेक्शन स्टेज चेक करनी है। अगर वो कहते हैं मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद ऐड हुआ है, तो आपने एक्चुअल आउटपुट पे 100% काउंट करना है। लॉस वाले यूनिट पे इंस्पेक्शन के बाद मटेरियल ऐड नहीं किया जाएगा, वो इंस्पेक्शन पे कबाड़ी को भेज दिए जाएंगे, तो ये वाला मटेरियल इन पे ऐड नहीं होगा। क्लोजिंग के केस में आपको कंप्लीशन स्टेज चेक करनी है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगा सकते, वो आपको चेक करना है। मतलब बात जगह पे मैं सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा। जहां मैं रूल याद करवा सकता हूँ वो मैंने परसेंटेजेस बता दिए हैं। मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग, मटेरियल इज एडेड एट द एंड, और मटेरियल इज एडेड आफ्टर इंस्पेक्शन हो, तो फिर लॉस वाले यूनिट पे वो मटेरियल नहीं लगा हुआ। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हमने जो आज क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल तो आप इंडिविजुअली टैली करेंगे। हमने आज ये क्वेश्चन 7 करना है, नोट्स का पास पेपर का क्वेश्चन है। और उसके बाद प्रोसेस 2 का फॉर्मेट बताना है। बस एक चेंज आती है, ज्यादा चेंज नहीं है प्रोसेस 2 में। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। ये भी कैटेगरी 2 का क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाए दिसंबर के मंथ का, और कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज करती है। ये वेटेड एवरेज मेथड तब तक इस्तेमाल नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दोनों हो। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो है, ओपनिंग नहीं है। ये वेटेड एवरेज मेथड इस्तेमाल तब होता है जब क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी हो और क्लोजिंग भी हो। दोनों नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर अकाउंट टैली हो जाए तो हमारा प्रोसेस अकाउंट हमेशा सही होना जरूरी नहीं है, नहीं, गलत अकाउंट भी टैली हो जाता है। अच्छा चलें, डेट सही होता है। कहता है रावे लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, इट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द स्टील मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉलोज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इनको ऑर्डर रिसीव होता है, तो ये सारा ऑर्डर का डेटा दिया हुआ है। आपने ऑर्डर का प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ये कंपनी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो करती है, लेकिन इसमें कोई भी चीज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वाली नहीं है, सिवाय बस ये डेटा ऑर्डर का दिया है पूरे महीने का। ये इंफॉर्मेशन आपको यकम दिसंबर को दिया है कि आपको 6000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है। हमें ऑर्डर मिलने की काउंटिंग नहीं करनी, हमने तो प्रोसेस अकाउंट करना है कि हमने बनाए कितने यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की स्टार्ट की है। टोटल हमें 6000 यूनिट बनाने का ऑर्डर मिला है। तो दिसंबर के मंथ में आपने 3200 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स में भेज दिए हैं। तो ये हमारे मुताबिक एक्चुअल आउटपुट दी हुई है, क्योंकि यूनिट्स का डाटा है। डिलीवर टू बायर, 3200 में से 3000 यूनिट कस्टमर को डिलीवर कर दिए हैं, ये सेल यूनिट्स हैं। प्रोसेस अकाउंट का ताल्लुक सेल यूनिट से नहीं है, प्रोडक्शन से है। तो ये जो आपने बायर को या कस्टमर को डिलीवर किए हैं यूनिट्स, ये आपके प्रोसेस अकाउंट में नहीं आएंगे। यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ये आपको एक्चुअल लॉस दिया हुआ है। इंस्पेक्शन में टोटल 120 यूनिट का लॉस हुआ है। हमने ये नहीं लिखना, हमने इसकी जगह नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस लिखना है। ये 120 यूनिट का एक्चुअल लॉस नहीं आना, बल्कि इसका ब्रेकअप आना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है 680 यूनिट का, ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आता है। एक्चुअल आउटपुट भी प्रोसेस की क्रेडिट साइड पर आती है। एक्चुअल लॉस कहीं नहीं आता, लेकिन उसका ब्रेकअप आता है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस या गेन। तो 680 यूनिट जो क्लोजिंग के हैं, 100% मटेरियल लग चुका है, 80% कन्वर्जन लग चुकी है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में दो कॉलम बनेंगे ईपीयू के। कन्वर्जन का मतलब लेबर एफओएच को इकट्ठा लेके चलना है। एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए हुए, डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। 6320 घंटों की है, और एक्चुअल एफओएच प्रोसेस अकाउंट में नहीं आते। प्रोसेस अकाउंट में एफओएच एब्जॉर्ब्ड आते हैं, ये एक्चुअल है। एक्चुअल एफओएच प्रोसेस अकाउंट में नहीं आते, प्रोसेस अकाउंट में एब्जॉर्ब आते हैं। उसके लिए ये नीचे रेट दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 120 रुपए पर आवर है, तो इसको इनटू ये वाले लेबर आवर्स करना है। जरा निकालिएगा एफओएच एब्जॉर्ब कितने आते हैं। ये एक्चुअल वेरिएंस के लिए दिए हुए हैं, अंडर ओवर अप्लाइड मांगा हुआ है नीचे। अंडर ओवर अप्लाइड मांगा हुआ है नीचे, तो कोई बच्चा बता सकता है एफओएच अप्लाइड कितने बनते हैं टोटल? हाँ 758। ये एफओएच अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड है रेट की मदद से, और ये एक्चुअल है। तो मुझे बताओ अंडर अप्लाइड आएगा या ओवर अप्लाइड आएगा? ये एक्चुअल 8 लाख है। एक्चुअल एफओज और अप्लाइड को कंपेयर करके मुझे बताएं
अंडर अप्लाइड आएगा या ओवर अप्लाइड? हाँ जी बताएं जी, अंडर अप्लाइड आएगा या ओवर, और अगर आएगा तो कितनी अमाउंट से आएगा? अंडर अप्लाइड आएगा या ओवर अप्लाइड आएगा? तो मेरा ख्याल है क्योंकि अप्लाइड एक्चुअल से कम है, तो यहाँ पर अंडर अप्लाइड आएगा 41,600 रुपए का। अंडर अप्लाइड होगा। आगे वो उसकी एंट्री मांगी हुई है पार्ट बी में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी बताता हूँ आपको, एंट्रीज भी बता दूंगा आज। एफ की को बहुत मुश्किल नहीं है। कहता है अंडर ओवर अप्लाइड का जो भी फर्क आ रहा है वो पीएलएस को चार्ज करना है एंट्रीज में, प्रॉफिट एंड लॉस को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नहीं। कहता है यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड, कहता है जितने यूनिट कंप्लीट होते हैं उनकी चेकिंग की जाती है, और इंस्पेक्शन के बाद वो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर हो जाते हैं स्टोर में। नॉर्मल रिजेक्शन यानी नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है यूनिट्स ट्रांसफर्ड का। यूनिट्स ट्रांसफर्ड आपको ऊपर ये दिए हुए थे 3200 यूनिट्स। अब इस सवाल में इनपुट का 10% नहीं कहा, आउटपुट का 10% कहा हुआ है। तो 3200 यूनिट्स का 10% करें तो नॉर्मल एस्टिमेटेड लॉस आ जाता है 320 यूनिट्स का। एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस आता है 320 यूनिट का। और इस 320 यूनिट के लॉस को एक्चुअल लॉस से जरा कंपेयर तो करें। ये हमारा एस्टिमेटेड लॉस है और ये हमारा एक्चुअल लॉस है। मैंने आपसे कहा था एक्चुअल लॉस नॉर्मल एस्टिमेटेड लॉस से ज्यादा हो तो एबनॉर्मल लॉस होता है। अगर हमारा एक्चुअल लॉस एस्टिमेटेड लॉस से कम हो, कम है ना, ये एक्चुअल लॉस 120 का है, हमने उम्मीद की थी 320 का लॉस होगा, एक्चुअल लॉस 120 का है, तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस 320 का होगा और 200 का एबनॉर्मल गेन होगा। एबनॉर्मल लॉस तब होता है जब आपके एबनॉर्मल लॉस तब होता है जब एक्चुअल लॉस इज मोर देन एस्टिमेटेड लॉस। इस सवाल में एबनॉर्मल गेन आ रहा है, ये बात याद रखें। अगर एक्चुअल लॉस मोर देन एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस हो तो जितना भी एक्स्ट्रा लॉस होगा वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। अगर एक्चुअल लॉस जो कि यहाँ केस है वो एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस से भी कम हो रहा है तो फिर ये जितना रिड्यूस लॉस होता है इसको एबनॉर्मल गेन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल लॉस 120 यूनिट का है, एस्टिमेटेड 320 का है, तो 200 यूनिट्स का लॉस कम हुआ है। 200 यूनिट का लॉस हमारी एस्टिमेशन से कम है, बेटा ये एबनॉर्मल गेन आएगा 200 यूनिट्स का। अच्छा, रिजेक्टेड यूनिट का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 150, तो अब आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ले जी, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। बनाए जी मेरे साथ प्रोसेस अकाउंट। पूरा नाम है इसका वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। इस सवाल में एक मसला ये है कि डेबिट साइड पे जो इनपुट होती है ना, कि हमने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की स्टार्ट की वो नहीं बताई।
दिसंबर के मंथ में ये तो बताया है ऑर्डर 6,000 का मिला है, लेकिन हमने कितनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है डेबिट साइड पे जो होती है वो नहीं बताई हुई। तो अगर ना बताई हो तो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, कोई मसला नहीं। डेबिट साइड पे यूनिट्स और रुपीस। यूनिट्स और रुपीस हम अपने सीक्वेंस से वैसे ही डाटा लिखेंगे। हाँ जी। इनपुट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये एक्चुअल आ जाएंगी, लेकिन एफओज अप्लाइड आएंगे, वो एक्चुअल नहीं आएंगे। उसका वेरिएंस निकालेंगे बाद में। यूनिट्स ये नहीं दिए हुए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें दी हुई थी 11,40,000। लेबर कॉस्ट है 9,48,000। कॉपी करें। एफओच अप्लाइड है 120 रुपए पर आवर के हिसाब से। जी। 758,400। ये यूनिट्स मिसिंग है, बैलेंसिंग आ जाएंगे, कोई नहीं। अच्छा जी, टोटल करो जरा क्या आता है। 28,46,400। क्रेडिट साइड पे हम लिखते होते हैं नॉर्मल लॉस, लेकिन वो उसने आउटपुट पे बेस किया है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड, तो 3200 यूनिट्स का 10% लेंगे। 320 यूनिट्स और स्क्रैप 150 रुपए है शायद। चेक कर लेते हैं। स्क्रैप जी 150 रुपए है। $48,000 आता है। फौरन ही एबनॉर्मल गेन भी लिख लें इधर, क्योंकि एक्चुअल लॉस 200 यूनिट कम है। अब यहाँ पर एबनॉर्मल गेन की बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकती, क्योंकि दो चीजें मिसिंग नहीं हो सकती क्वेश्चन में। ये एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट का आ गया, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट लिखें। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखें। 680 यूनिट्स का। जरा टोटल करें क्रेडिट साइड का यूनिट्स के कॉलम का।
जी, क्रेडिट साइड का टोटल करूं अगर मैं यूनिट्स के कॉलम का, ये वाली फिगर्स तो अभी आ ही नहीं सकती, कॉस्ट पर यूनिट से आएंगी। कॉस्ट यूनिट्स का टोटल करूं अगर, तो ये आता है 4200। 4200। तो क्या हम इनपुट की बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? अगर 200 यूनिट का एबनॉर्मल गेन है, तो फिर हमारी जो इनपुट होगी उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। BF का मतलब बैलेंसिंग फिगर है ये 4000 यूनिट्स, मेरा ख्याल है 4000 लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। जी बेटा, यही इसमें पॉइंट था, बच्चे पूरे पेपर में इनपुट ढूंढते रहे। उसने इनपुट की बजाय ये जो एक्चुअल लॉस दिया है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे के उसने आपको तंग किया है। एक्चुअल लॉस अगर दे दे तो आप एबनॉर्मल लॉस का या गेन का तयन मिसिंग फिगर बैलेंसिंग से नहीं करेंगे। एक्चुअल लॉस आ जाए तो पता लग जाता है फौरन सवाल पढ़ते साथ ही, ये रूल है। अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो तो एबनॉर्मल है, अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम हो तो एबनॉर्मल गेन है। फिर उसमें एबनॉर्मल लॉस गेन को बैलेंसिंग फिगर निकालने की बजाय कोई और चीज बैलेंसिंग होगी। अब मैं उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मेरे पास एलिमेंट वाइज कॉस्ट पर यूनिट ना हो। तो पहले आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालेंगे, और फिर कॉस्ट पर यूनिट। अब इस एरियल के यूनिट्स अलहदा निकाले जाएंगे और कन्वर्जन के लिए लेबर एफओच के लिए इकट्ठे निकाल दे कन्वर्जन। जी, प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड को देख के बनाना है। या फॉर्मूला आता हो एक्चुअल आउटपुट माइनस एबनॉर्मल गेन प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। जी, एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल लॉस नहीं लेते, एक्चुअल आउटपुट 3200 यूनिट्स, एबनॉर्मल गेन के 200, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे मटेरियल के साथ लिखा हुआ था 100% मटेरियल, 80% कन्वर्जन। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 680 यूनिट है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स 180 यूनिट्स। चेक करें। 3200 यूनिट्स, एबनॉर्मल गेन कुछ ना बताया हो तो पूरे लेने हैं लॉस गेन, और ये 544 यूनिट्स आ जाएंगे कंप्लीटेड पोर्शन। ये लें जी, एबनॉर्मल गेन या लॉस कुछ ना कहो तो पूरा लेते हैं। अब इसके नीचे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। मटेरियल की कॉस्ट थी 11,40,000 माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस 48,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स।
3680। टू 96 पॉइंट ये है 7391। मैं 4 डेसिमल तक लिख रहा हूं, बाकी आप 74 भी लिख सकते हैं। लेबर और एफओच को इकट्ठा कन्वर्जन लूंगा। कन्वर्जन लेबर है 9,48,000 और एफओच ये 758 अप्लाइड वाले 758,400। जी 481.4898। तो ओवरऑल को एडअप किया जाए 778 ये। अब आपने अपने प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड को फिल कर लेना है। एक्चुअल आउटपुट जो है, एक्चुअल आउटपुट तो एलिमेंट वाइज लेने की बजाय मैं ऐसे कर सकता हूं कि 3200 को मल्टीप्लाई कर दूं 778.2289। इससे मल्टीप्लाई कर दें, शॉर्टकट लगाएं 778.2289 मल्टीप्लाइड बाय 3200। तो ये आता है 24,332। ये 24,90,332 ये है। अच्छा, इसी तरह एबनॉर्मल गेन के भी यूनिट सेम है 200 यूनिट्स। ये 200 यूनिट सेम है, ये देखें यहाँ पे। इस पे भी शॉर्टकट लग सकता है 200 यूनिट्स पे। तो 778.2289 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 1,55,646। जीरो 46 3,002,046। हाँ जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे निकालते हैं आप सबको पता है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए हमें अलग अलग करना पड़ेगा एलिमेंट वाइज। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की मैं नीचे यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, बाकी आप ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपके प्रोसेस अकाउंट में जगह है तो। हाँ जी, एलिमेंट वाइज 296 7391 पर यूनिट इनटू मटेरियल के यूनिट्स 680 प्लस 481.4898 इंटू 544 यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स लेके चलते हैं। ये ले जी,
हाँ जी, फलक नूर कहती है सर आपने ये 758 क्यों लिया है? बेटा हमारी जितनी भी प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें एफओएच अप्लाइड लेके चलते हैं। एक्चुअल एफओएच तो हमें पता ही नहीं होते जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। एफओएच रेट की मदद से चलते हैं। इसका मतलब आपको एफओएच का चैप्टर नहीं आता बेटा, मैं क्या करूं मुझे बताएं, मेरा क्या कसूर है? मैं तो आपको एफओएच का चैप्टर पढ़ा के आया हूं कि एक्चुअल एफओएच नहीं होते पहले, वेरिएंस एडजस्ट होता है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में। जब आपको चैप्टर ही नहीं आता तो फिर अब आपको मैं क्या जवाब दूं? सिवाय मैं खून के घूंट पीने के और कुछ नहीं कर सकता इस वक्त। आपने एफओएच का चैप्टर पढ़ा ही नहीं, आता ही नहीं अब आप लोगों को, तो क्या करें बेटा? और अगर नहीं भी आता तो इतना बस याद रख लो कि ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पास एक्चुअल एफओएच नहीं होते। ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल एफओएच नहीं होते। मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा। हम ये एक लाइन बनाते थे कि स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे रेट आता है एफओएच का, ड्यूरिंग द पीरियड जब प्रोड्यूस करेंगे तो एफओएच अप्लाइड होंगे, जब पीरियड एंड खत्म हो जाएगा तो एक्चुअल आते हैं। तो ये जो आपको सवाल में अभी एक्चुअल नजर आ रहे हैं ये एजम्पशन है कि ये उस जिस वक्त आप प्रोसेस अकाउंट बना रहे थे तब ये अवेलेबल नहीं थे, ये बाद में पता चले हैं। 463713 टेस्ट आपने दी है, फिर भी तैयारी सिफर है मिड टर्म के बाद, क्योंकि आप सवालों को रट्टा लगाते हैं। कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर लिखी हुई थ्योरी तो पढ़ना जो है वो जवान के लिए मुश्किल है। जवान कहता है मुझे 2 सवाल और करा दो, मैं थ्योरी नहीं पढ़ना चैप्टर के अंदर। हाँ जी, अब ये इसमें से किसी एक को ये 4 कर लेते हैं चलो। हाँ जी, 463714 कर ले इसको, ये ऊपर वाले को राउंड अप कर ले। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, बल्कि प्रोसेस क्या है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बात याद रखें, अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पहले अप्लाइड वाले एफओएच इस्तेमाल होंगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक असूल है, अब आप याद कर ले, बस करें बहुत हो गया, कि पहले एफओएच अप्लाइड होंगे, बाद में एक्चुअल जब आएंगे तो वेरिएंस एडजस्ट होगा। कभी भी एक्चुअल पहले अवेलेबल नहीं होते, नहीं तो वेरिएंस का तो चैप्टर ही खत्म हो जाए, एफओएच का चैप्टर ही मकसद ही फौत हो जाए, पूरा एफओएच का चैप्टर, वो सारा चैप्टर ही इसी बात पे बेस कर रहा है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अकाउंटिंग एंट्रीज मांगी है उसने। हाँ जी, जिन्होंने 2 डेसिमल प्लेसेस पर लिया उनका डिफरेंस ज्यादा आएगा तो कोई नहीं, वो राउंडिंग ऑफ एरर लिख के टैली कर दे। अच्छा, अब उसने आपसे एंट्रीज मांगी है, अंडर ओवर अप्लाइड की, वेरियंस की, और गेन लॉसेस की। तो वो अब एंट्रीज आपको आनी चाहिए। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की एंट्रीज में करवा आया हुआ हूँ। नॉर्मल लॉस की एंट्री मैंने करवाई थी। नॉर्मल लॉस की ये एंट्री होती है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, स्क्रैप वैल्यू से, और बाद में होती है स्क्रैप टू नॉर्मल लॉस। ये मैं नॉर्मल लॉस की एंट्रीज बता रहा हूँ, ये मैंने कल परसों या प्रीवियस लेक्चर में भी बताई हैं। अब आपको आती है नहीं आती ये आपका मसला है, मेरा नहीं, मैंने बता दिया है, मैं बार बार बताऊंगा।
और आप बार बार पता ही नहीं होगा आपको। तो ये पहली एंट्री नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करने की है। ये यहाँ से प्रोसेस अकाउंट देख के रिकॉर्ड हो रही है। ये 48,000 में प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट है, नॉर्मल लॉस डेबिट, बाद में नॉर्मल लॉस को क्लोज किया गया है। जी, ये नॉर्मल लॉस की दो एंट्रीज, एबनॉर्मल गेन की ये एंट्री थी, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट पूरा। ये एबनॉर्मल गेन को रिकॉर्ड करने की एंट्री है 1,55,646। और एबनॉर्मल ये पीएलएस में टू स्क्रैप टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 200 यूनिट्स है और एक यूनिट का स्क्रैप 150 रुपए है। 200 यूनिट का एबनॉर्मल गेन है, 150 रुपए का स्क्रैप है। ये दो एंट्रीज नॉर्मल लॉस की हैं, ये दो एंट्रीज एबनॉर्मल गेन की हैं। और आखिरी एंट्री होती है कैश टू स्क्रैप। ये अलहदा ही है, कैश टू स्क्रैप। तो नॉर्मल लॉस क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। स्क्रैप अकाउंट 48 से डेबिट है, 30,000 से क्रेडिट है, तो बाकी 18,000 रुपए का स्क्रैप है। 48 का डेबिट, 30 का क्रेडिट, बाकी 18,000 से आएगा कैश टू स्क्रैप। ये वैसे ही असल में ये वही बना है, 120 यूनिट का एक्चुअल लॉस है और 150 रुपए स्क्रैप वैल्यू है। तो ये 18,000 इस तरह बने हैं। अब आपकी मर्जी, अब आप इन एंट्रीज को जितना मर्जी चाहे शॉर्ट कर लें। जी, कैश टू डिस्पोजल भी एंट्री कर सकते हैं बेटा, स्क्रैप अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट को ही कहते हैं। कैश टू डिस्पोजल अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब अगर आप में से कोई बच्चा ये एंट्रीज मर्ज करके करना चाहे, टाइम बचाना चाहे, तो वो ये एंट्री और ये एंट्री को मर्ज कर देगा, तो एंट्री बनेगी नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस की ये एंट्री बनेगी। अगर आप शॉर्ट एंट्रीज करना चाहते तो, और लिख रहा हूँ ये ऑल्टरनेटिव एंट्रीज, ये ना हो आप कहें ये क्या हो रहा है, और कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा शॉर्ट करना चाहता है तो इन पहली दो एंट्रीज को मर्ज करके कंपाउंड कर सकता था। इन दोनों को कंपाउंड करते आप तो एंट्री बननी थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट टू स्क्रैप या डिस्पोजल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एबनॉर्मल गेन की। अगर एबनॉर्मल गेन को डेबिट क्रेडिट ना करते और आखिरी एंट्री होती कैश टू स्क्रैप। जी, तो कंपाउंड एंट्री जल्दी हो जाती है। नॉर्मल लॉस का अकाउंट नहीं आता, स्क्रैप टू वर्क इन प्रोसेस,
यहाँ जहां जहां नॉर्मल लॉस लिखना था या लॉस गेन वहां स्क्रैप लिख दिया। तो ये 3 एंट्रीज हो जाती हैं। ये 3 एंट्रीज हो गई। अच्छा, उसके बाद उसने ये वेरिएंस अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री भी मांगी है, तो सुन ले। एफओएच की टोटल 3 एंट्रीज होती हैं। मैक्सिमम 3 एंट्रीज होती हैं एफओएच की। मैक्सिमम एफओएच की 3 एंट्रीज होती हैं। पहली एफओएच अप्लाइड की प्रोसेस अकाउंट को देख के। दूसरी एंट्री एक्चुअल एफओएच की होती है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये है। और तीसरी एंट्री एफओएच के वेरिएंस की होती है। एफओएच की अगर आपसे एंट्रीज मांगी जाए ना, तो ये मैक्सिमम 3 मांगी जा सकती है। अंडर ओवर अप्लाइड की। एफओएच अप्लाइड की एंट्री क्या होती है? ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को देख के करे, ये वाली। क्या एंट्री होगी आपके ख्याल से? अगर मैं कहूँ बताएं इसकी एंट्री क्या बनेगी? एफओएच अप्लाइड की एंट्री क्या बनेगी? प्रोसेस अकाउंट को देख के मुझे बताएं एंट्री क्या बनेगी एफओएच अप्लाइड की। कोई बच्चा बताना चाहे। हाँ जी, आयशा नूर कहती हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट। जी बिल्कुल, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच क्रेडिट। हाँ, अप्लाइड का लफ्ज तो मैंने लिखा है, वैसे एफओएच ही लिखते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट, अप्लाइड का लफ्ज नहीं लिखते। वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच, ये एफओएच अप्लाइड की एंट्री है। और प्रोसेस अकाउंट में आते ही एफओएच अप्लाइड है। एक्चुअल एफओएच एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस टू कैश वाली एंट्री करेंगे। एक्चुअल एफओएच की ये एंट्री होगी। एफओएच टू कैश, जैसे आम एंट्री नहीं होती एक्सपेंस टू कैश, ये एक्सपेंस की नेचर से डेबिट हो रहा है। अब ये जो वेरिएंस है ना, इसको लेजर अकाउंट बना के कर लें या जैसे मर्जी कर लें, तो अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड जो भी आता है। मैं वैसे लेजर अकाउंट बनाकर एंट्री करता हूं। अंडर अप्लाइड की क्या एंट्री होगी और ओवर अप्लाइड की क्या एंट्री होगी? मैं इसका लेजर अकाउंट बना लेता हूं। बाकी कुछ बच्चे वैसे ही देख के बना कर लेते हैं। तो लेजर अकाउंट अगर मैं एफओएच का बनाऊं छोटा सा, तो एफओएच क्रेडिट है। अप्लाइड की वजह से एफओएच डेबिट है 8 लाख से। तो ये 41,600 का जो डिफरेंस है, कुछ ना कहे तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। कुछ ना कहे तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। लेकिन अब ये उसने कहा था ये पीएलएस में जाना है, उसने खुद कहा है। तो इस 41,600 की अंडर अप्लाइड की एंट्री होगी एफओएच अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
अगर ओवर अप्लाइड होगा तो डेबिट साइड पे डिफरेंस आ जाएगा, फिर ये एंट्री होगी एफ डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस ना हो तो बाय डिफॉल्ट कॉस्ट ऑफ सेल होता है। इस सवाल में उसने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं कहा। ये लेजर अकाउंट को देख के आप कर लें। वैसे भी ये देखे ना, एफ क्रेडिट है 7,58,000 से, डेबिट है 8 लाख से। तो अब इसका डिफरेंस जो है वो डेबिट में है, डेबिट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे 41,600 से और पीएलएस में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एफ की 3 एंट्रीज हैं बेटा, अप्लाइड, एक्चुअल और अंडर या ओवर अप्लाइड। जी ये पता चल गई एंट्रीज। दोबारा जब भी कभी आएंगी मैं नहीं कराऊंगा। अब एफ की एंट्रीज मैंने बता दी हैं। ले जी, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज का होमवर्क जो है आपका, आपने एग्जाम्पल जो हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल जो हैं आपने वो 1.1 से लेकर दोबारा 2.5 तक कर ले। अब 1.1 से लेकर 2.5 तक चले, और वो बाकी जिन्होंने कर लिए ठीक है, जो नहीं की वो कर ले बच्चे। 1.1 से 2.5 तक क्वेश्चन आपने जो नोट्स में से करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 करना है। और प्रोसेस 2 का फॉर्मेट नोट्स में बना हुआ है, वो वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस चेंज ये आता है कि प्रोसेस 1 में जब ईपीयू बनता है तो मटेरियल होता है, लेबर होता है और ओवरहेड्स। प्रोसेस 2 में जब ईपीयू का कॉलम बनेगा तो मटेरियल वाले कॉलम के 2 हिस्से हो गए, मटेरियल रिसीव्ड और मटेरियल एडेड। कई दफा ये एक कॉलम भी बना देते हैं मटेरियल का इकट्ठा। तो मैंने प्रोसेस 2 में 4 कॉलम बनाए हुए हैं ईपीयू के। मटेरियल रिसीव का कॉलम अलहदा, मटेरियल एडेड का अलहदा, बाकी कुछ नहीं है। यानी मटेरियल के 2 कॉलम होते हैं प्रोसेस 2 में, 3 में, 4 में। मटेरियल रिसीव्ड अलहदा और मटेरियल एडेड अलहदा। अगर ये चाहें तो इकट्ठा भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। मर्ज भी कर सकते हैं जी, अगर मोस्टली इनका आंसर सेम होता है तो ये मर्ज भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये मटेरियल रिसीव और एडिट का एक कॉलम बना ले और इधर कन्वर्जन का बना ले, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। कुछ नहीं कहा हुआ तो रिसीव और एडिट का बनाए ही एक कॉलम, बेहतर है, टाइम बचाए। मटेरियल रिसीव और एडिट का एक ही कॉलम बनाए अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो, क्वेश्चन सिंपल है। तो बस ये फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। जाए इसको करें, क्वेश्चन क्या नाम है 6 करें, और एग्जांपल्स ये 1.1 से लेकर 2.5 तक। अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप ना दी हो तो वहां डैश डाल देते हैं बेटा प्रोसेस अकाउंट में, और कॉस्ट पर यूनिट में भी 0 माइनस करते हैं, कोई मसला नहीं। यूनिट्स लिखने स्क्रैप वाले कॉलम, रुपीज वाले कॉलम में डैश डाल दें अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो तो। तो आप लोग प्रोसेस 2 का फॉर्मेट नोट्स में से देख लें और ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर लें। कल मैं कैटेगरी 3 कराऊंगा जिसमें से इस दफा सवाल आने की उम्मीद है। ओके, अल्लाह हाफिज।